यांना भेटा. हे आहेत गुणवंतराय गणपतलाल पारीख. यांना जीजी पारीख म्हणूनही ओळखलं जातं. पारीख हे स्वातंत्र्य सैनिक आहेत. आज संपूर्ण भारत देश स्वातंत्र्य दिन साजरा करतोय. या दिनाचं औचित्य साधून पारीख यांनी सध्या देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर भाष्य केले. जीजी पारीख हे 99 वर्षाचे आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून अनेक भारतीय रस्त्यावरची लढाई लढत होते. त्यापैकीच एक म्हणजे जीजी पारीख. लोकमतशी बोलताना पारीख यांनी सध्या भारतात जाती धर्माविषयी जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि एका विशिष्ट धर्माला टार्गेट केलं जाते त्यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पारीख यांनी 1947 साली भारत देश कसा होता आणि आता कोणत्या दिशेने देश वाटचाल करत आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. सर नमस्कार. जिस वक्त भारत स्वतंत्र हुआ था उस वक्त स्थिति कैसी थी? आपने पूरा अपनी आंखों से देखा है. उस वक्त की स्थिति क्या थी? ये सवाल मुझको बार बार पूछा जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमेशा वही चीज़ मैं कहता रहता हूँ. एक चीज़ जो आज मुझको लग रही है वो ये है, हमारे जैसे लोग जो 9 अगस्त को ज़्यादा महत्व देते हैं 15 अगस्त से, क्योंकि 9 अगस्त हमारे लिए लोगों का दिन है और 15 अगस्त ऑफिशियल दिन है. फिर भी इस ऑफिशियल दिन के ऊपर हर साल जब मैं कभी कुछ बोलने का मौका मिलता है या सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ गलत हो रहा है. और हमेशा ऐसा लगा है. आज़ादी मिलने के बाद हर साल हर 15 अगस्त को मुझको ये लगा है कि हमने जो सोचा था आज़ादी के ज़माने में उससे कुछ अलग हो रहा है. ये फीलिंग या मेरे दिमाग में हमेशा रही है. आज मुझको लगता है कि इतनी ज़्यादा निराशा आज जो दिखती है उतनी कभी भी पिछले किसी भी साल में मुझको नहीं दिखेगी. 2014 के बाद कुछ निराशा की भावना बढ़ती रही, लेकिन आज 2023 में मेरे ख्याल से वो पराकाष्ठा पे है. हम लोगों ने ये सोचा था कि ये देश ने सबको वेलकम किया, स्वागत किया है, उसमें कोई भी आया वो हमारा बन गया. और इस देश को एक इतने बड़े पैमाने पर अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है कि इसको पहचानना मेरे जैसे लोगों के लिए मुश्किल है. ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है. हमने वेलकम किया मुसलमानों को, हमने वेलकम किया उनको, हमने वेलकम किया पारसियों को, ईरानियों को, सबको, और सब हमारे बन गए. आज हमारे यहाँ एक इस किस्म की सिटीजनशिप की व्याख्या बनी है जो एक्सक्लूसिव है. ये देश जो इंक्लूसिव व्याख्या में मानने वाला, आज़ादी के आंदोलन में जिस तरीके से हम लोगों ने इस देश के बारे में सोचा उसके विपरीत एक उल्टी दिशा में जा रहा था 2014 से. आज मेरी दृष्टि से एक ऐसी परिस्थिति में पैदा हो गया. कभी कभी ऐसा लगता है शायद टिपिंग पॉइंट है, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो ऐसा मानते हैं कि इतिहास करवटें बदलता रहता है. लेकिन आज कितनी भी खराब परिस्थिति हो इतिहास बदलेगा ही. जो लोग आज आज़ादी के आंदोलन में हमारे साथ नहीं थे वो लोग आज शासन करता है, वो अपने विचारों के मुताबिक इस देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वो लोग कहीं न कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर लेंगे कि जिसकी वजह से उनको जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे. एक छोटा सा उदाहरण, जब हमें आज़ादी मिली उस वक़्त पाकिस्तान को लेकर के या कितने राइट से ये मैंने खुद ने देखा है. क्या होगा, बहुत चिंता थी उस वक्त. कितने लोग मारे गए सब लोग जानते हैं. ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से सब लोग शांत हो गए. जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, अगर गांधी जी को उस दिन मारा नहीं जाता तो क्या होता कहना बड़ा मुश्किल है. यानी मैं
डिटर्मिनिज्म में नहीं मानता हूँ, इतिहास किसी एक विशेष दिशा में जाता है ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान अंदर अंदर लड़ना बंद करके और हम जिस तरीके से इस देश को बनाना चाहते थे वैसा बना पाए। उसी तरीके से अगर उस वक्त गांधी जी को मार करके इतिहास में करवट बदल दी, आज शायद कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से आज जो शासक बन गए वो फिर से जो कुछ करना चाहते हैं वहाँ तक न पहुँच पाए। सर, आपने कहा कि 2014 के बाद स्थिति बहुत चेंज हो चुकी है। आपके हिसाब से 2014 से लेकर 2023 तक किस तरह की स्थिति आप देश में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या चेंजेस आ चुके हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे? सवाल ये है कि हमारे जैसे लोग जो आज़ादी के आंदोलन में जो भी है कुछ बने, यानी मेरे विचार, मेरा जीवन, मेरा सोच, सब जो कुछ है वो आज़ादी के आंदोलन से, गांधी जी की वजह से जो भी कुछ है बना। हमारे जैसे लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े पैमाने पर एंटी मुस्लिम बन जाएंगे, हम इतने बड़े पैमाने पर एंटी क्रिश्चियन बन जाएंगे, हम इतने बड़े पैमाने पर एंटी वीमेन बन जाएंगे, एंटी दलित बन जाएंगे, एंटी आदिवासी बन जाएंगे। एक दूसरा, हमने ये नहीं सोचा था कि हम पूरी हमारी इकोनॉमी फॉरेन कॉरपोरेट सेक्टर को हवाले कर देंगे, ऐसा नहीं सोचा था। हमने ये नहीं सोचा था उस वक्त कि मज़दूरों की हालत जो आज हो रही है ऐसी हो सकती है। 8 तारीख को 1942 के रेजोल्यूशन के अंदर जो पास हुआ उसमें सत्ता परिवर्तन के बाद मज़दूरों के हाथ में, किसानों के हाथ में सत्ता जाएगी, ऐसा कहा था। नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन आज तो संभावना ही खत्म हो गई है। कल तक ये संभावना थी कि हम बदल पाएंगे, हम संघर्ष कर पाएंगे, हम आवाज़ उठा पाएंगे। आज धीरे धीरे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के ज़माने से भी ज़्यादा ख़राब हालत पैदा हो गई है। बहुत बड़े पैमाने पर डर का माहौल है। ये जो परिस्थिति है वो 2014 के बाद धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। फिर भी यानी इतना निराशा होना चाहिए ऐसी परिस्थिति होते हुए भी मैं ऐसा मानता हूँ परिवर्तन होगा ही। ये लोग जाएंगे, लोग बदलेंगे। हिंदू जो आज एंटी मुस्लिम बन गया है वो कम हो जाएगा। पहला जो जैसा था वैसा वो फिर से बन जाएगा। हिंदुस्तान जिस तरीके से पहले था, हिंदुस्तान जिस तरीके से आज़ादी के ज़माने में हमने परिभाषित किया वैसा होगा, होकर रहेगा। मेरी उम्र क्या है ये महत्व के लिए, लेकिन यंगर जनरेशन, मुझे पूरा यकीन है कि आज का जो जहर है नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा, साउथ में बहुत कम, वो जहर धीरे धीरे कम होता जाएगा और यंगर जनरेशन एक नई रिपब्लिक को परिभाषित करने की कोशिश करेगी और फिर से हमने जिस तरीके से सोचा था उस तरफ कदम शुरू हो जाएगी। सर, आपने कहा कि चेंजेस होंगे, आपने कहा कि बदलाव आएगा, आगे जाकर बदलाव आएगा, इसका भी अंत होगा। क्या लगता है शासन बदलेगा तब जाकर ये अंत होगा कि इसके कोई और भी पर्याय है? इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं ये पाता हूँ कि यंगर जनरेशन पर्यावरण को लेकर के बहुत ही सतर्क है, चिंतित है, कुछ करना चाहती है और वो आदर्शवादी है। यानी नौजवान आज पर्यावरण को लेकर के इतने चिंतित हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं और ये लोग धीरे धीरे ये समझेंगे कि आज जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है वो इन आज की जो पॉलिसी नीतियाँ उसमें उससे बचाना मुश्किल है। और जब वो उनके दिमाग में आएगा तब इन तमाम नीतियों का विरोध वो करेंगे। तब अब अलग तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था बननी चाहिए, सब वो सोचेंगे, तो अपने जीवन को अलग तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो करेंगे और उसकी असर समाज पे होगी।
यानी नौजवान जब कुछ करता है तो उसके माँ बाप के ऊपर थोड़ी बहुत असर होती ही है। जैसे यूरोप और अमेरिका में एक ऐसा ज़माना था कि जब विद्यार्थियों ने बहुत बड़े पैमाने पर कुछ किया जिसकी असर समाज पे हुई, कुछ अच्छी कुछ बुरी। मुझे लगता है, मुझे जो आशा है उसकी वजह ये है कि मेरी उम्र के लोग क्या करेंगे उसकी मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है। मुझे आशा इस वजह से है कि मैं जब कभी मेरे सेंटर चलाता हूँ, वहाँ जो लोग आते हैं वो मुझसे जिस तरीके से बात करते हैं नौजवान, उससे लगता है कि वो कुछ करेंगे। यानी मेरी जो भी कुछ ऑप्टिमिज्म है उसकी बुनियाद नौजवान है। सर, आपने शुरुआत में ही बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया हिंदू मुस्लिम का, और आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो एंटी मुस्लिम जो हम देखते हैं कि उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया जाता है। पहले क्या स्थिति थी? क्या पहले भी ऐसी स्थिति थी, जाति धर्म को लेकर बात किया जाता था या फिर प्रचार किया जाता था? जब चुनाव आते थे तभी भी धर्म का मुद्दा बार बार उठाया जाता था, जिस तरह से आज उठाया जाता है, भाषण हो या फिर रैली हो, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर रखा जाता है। क्या पहले भी ऐसी स्थिति थी या फिर 2014 के बाद ही ये सब देखने को मिल रहा है? पहले था, लेकिन जो भी कुछ उठाते थे उनके दिल के अंदर कुछ ऐसा लगता था वो गलत कर रहे हैं। आज वो अपराध बहुत ख़त्म हो गया है। आज उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। हिंदू मुसलमान का या जात का, धर्म का, इस किस्म के जो सवाल उठाते हैं वो सही है। इस किस्म के लोगों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बन गई है। पहले कॉम्प्रोमाइज़ होते थे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले आदमी के दिल के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गलत कर रहा हूँ। वो गलत की भावना ख़त्म हो चुकी है। उसको कैसे जागरूक करना, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। जो लोग इनके साथ नहीं हैं, जो गांधी के साथ हैं, जो आज़ादी के आंदोलन से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उनको आज जो कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों में जाना पड़ेगा, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी और उनको अपने चारित्र को, यानी मेरा चारित्र खराब हो और मैं सलाह दे जाऊँ, कोई सुनेगा नहीं। इस देश में अगर आपका चारित्र अच्छा है तो लोग सुनते हैं। मुझे लगता है कि वो परिस्थिति निर्माण होगी और आज के काले दिन आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। सर, भारत को स्वतंत्र मिलना चाहिए, इसके लिए कईयों ने अपनी जान गंवा दी। कई लाखों से जो सेनानी थे वो शहीद हो गए। आज की परिस्थिति देख के आपको दुख होता है? जिस तरह से आज हम देखते हैं कि भारत जिस तरह से जा रहा है आगे, भाजपा की सरकार है, क्या लगता है दुख होता है? जिस तरह से आपने बात की 2014 के बाद जिस तरह से भारत बदल रहा है। मुझे लगता है दुख शब्द बराबर है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं अलग तरीके से देखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे जो करना चाहिए था शायद मैंने नहीं किया। मैंने यानी मेरे जैसे लोगों ने, इसलिए ये हुआ है। मैंने मैं जो कहना चाहता हूँ वो कह दूँ। मैं अपने आप को और मेरे जैसे लोगों को आज जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसके लिए जिम्मेवार मानता हूँ। यानी एक विशेष किस्म का अपराध बोध मेरे दिल में है और इस वजह से इस उम्र में भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। यानी मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि हमको मेरे जैसे को और जो यंगस्टर पर्यावरण को लेकर एक्टिव होते हैं उनको किस तरीके से पर्यावरण क्यों इस तरीके से हो रहा है ये समझा करके एक अलग तरीके से वो अपनी राजनीति को, अपने विचारों को बदले। ये कार्यक्रम मेरी उम्र में कर सकता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, क्या भावना थी, क्या बताएंगे इस बारे में? शॉर्ट। दो चीज़ें थी। हम लोग सड़क पे थे। उस दिन रात को मैं बम्बई में था। हमने 12 बजे से एक यात्रा निकाली थी, सभी यंगस्टर थे, हज़ारों की संख्या में यंगस्टर थे और वो यात्रा फोर्ट से लेकर के चौपाटी तक आई थी।
सुबह 4 बजे तक लोग हमारे साथ थे। मैं स्टूडेंट कांग्रेस का उस वक्त उस 47 में बम्बई का प्रेसिडेंट था। तो एक दो चीज़ें उस वक्त थी। एक बहुत खुशी थी, यानी लोग पागल की तरीके से सड़क पे इनकलाब जिंदाबाद वगैरह कह रहे थे, और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं पार्टीशन को लेके जो हो रहा था उसकी चिंता थी। लेकिन चिंता से ज़्यादा खुशी थी।